नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अब हम लोग माधव निदान का जो अर्श चिकित्सा पढ़ रहे हैं, अर्श निदान पढ़ रहे हैं, सॉरी। तो उसमें हम लोग ना निदान में हम लोग देखते जा रहे हैं कि हमने टाइप्स पढ़ लिए, वातज, पित्तज, कफज और रक्तार्श, उसके सारे टाइप्स पढ़ लिए हैं। अब हम आगे पूर्व रूप पढ़ेंगे, क्योंकि पूर्व रूप जानना बहुत जरूरी है कि जब अर्श व्याधि होने वाली है तो क्या लक्षण होते हैं। और जब हम पूर्व रूप अवस्था में ही समझ लेते हैं कि अर्श के पूर्व रूप है, तो फिर उसी टाइम अगर चिकित्सा कर लिया जाए तो आगे वो व्याधि ही नहीं होगी। तो इसीलिए मैं जो अभी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा, यह आप लोगों ने देखा ही होगा, लेकिन हम लोग माधव निदान में क्या लिखा है उस पर डिस्कस करेंगे। श्लोक नंबर 31 देखिए। इसमें ऐसे बता रहे हैं कि विष्टम्भोन्नस्य दौर्बल्यम कुक्षेराटोप एव च कार्शमुद्गार बाहुल्यम शक्ति साधु अल्प विटक्कता ग्रहणी दोष पांडवार्ते राशंका चौदरस्य च पूर्व रूपाणि निर्दिष्टान्य अर्श साम वृद्धये। अब क्या है कि बात, पित्त, कफ ये तो सब जगह दूषित होते हैं, लेकिन स्थान संशय जहां पर मिलता है, ख वैगुण्यता जहां पर मिलती है, वहां पर व्याधि होना शुरू हो जाता है। ख वैगुण्यता का मतलब है कि वहां पर ऐसा संप्राप्ति का उद्गार शुरू होता है, मतलब वहां पर ऐसा चीज शुरू होता है कि सारे दोष जो हैं वह वहां पे जाके एक्युमुलेट हो जाते हैं और फिर वहां से व्याधि होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर स्थान संशय कहाँ होने लग रहा है, तो आमाशय में होने लग रहा है। और फिर इसके बाद में मतलब यहाँ पे आमाशय में होने शुरू हो रहा है और अग्निमंदता हो रही है। अग्निमंदता हो रही है तो ये क्या क्या सिम्टम है, तो ऐसा बता रहे हैं कि विष्टम्भो अन्नस्य दौर्बल्यम, मतलब यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जा रहा है, विष्टम्भ हो रहा है और पेट में ही मतलब ये हो रहा है कि अन्न जो है बहुत देर तक रुका रह रहा है और वो पड़ा रहता है चिरकाल तक, पेट में चिरकाल तक पड़ा रहता है और अन्न पत्थर की तरह पड़ा रहता है। फिर बोल रहे हैं दौर्बल्यम, दुर्बलता उसको प्रतीत होता है, मनुष्य को उसका बोझ बोझ जैसा प्रतीत होता है, मतलब अंदर अंदर ऐसा लगता है कि बोझ हो रहा है। विष्टम्भ का मतलब है कि अन्न देर तक रुका है और दूसरा वहां पे कॉन्स्टिपेशन जैसा होने लग रहा है। और यहाँ पर विष्टम्भो अन्न से बोला है, मल का विष्टम्भ नहीं बोला है, अन्न का, अन्न बहुत देर तक रुका रह रहा है।
उसका जो गति है पचन क्रिया वह वीक हो रही है। उसी तरह से बोल रहे हैं अन्न पत्थर की तरह पड़ा रहता है और अन्न का बोझ जैसा उसको प्रतीत होता है, शरीर दुर्बल हो जाता है। फिर कुक्षे आटोप एवचा, मतलब कुक्षी में आटोप होता है, पेट में अफारा होता है, गुड़गुड़ गुड़गुड़ शब्द होते रहता है। फिर बोल रहे हैं कार्शमुद्गारम बाहुल्यम, कृशता आ जाती है, अंग प्रत्यंग जो रहते हैं वो कृश हो जाते हैं और सूख जाते हैं पूरा। और क्योंकि नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, आहार रस तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि अन्न जो है बहुत देर तक रुका रह रहा है। विष्टम्भो अन्नस्य, कितना बढ़िया बता रहे हैं। इसी तरह से फिर बता रहे हैं कि अंग प्रत्यंग सूखे रहते हैं। फिर बोल रहे हैं उद्गार बाहुल्यम, मतलब वायु बहुत ज्यादा प्रतिलोमित हो जाता है, वायु बहुत ज्यादा भर जाता है कोष्ठ में, तो उसकी वजह से ढकारे बहुत ज्यादा आ जाती है। फिर शक्ति साधु अल्प विटकता, मतलब टांगे बहुत कमजोर हो जाती हैं और मनुष्य बहुत देर तक दृढ़ता पूर्वक खड़ा नहीं रह सकता। फिर मल कम उतरता है, क्योंकि सार किट विभाजन जो है वो वीक हो रहा है। अग्निमंदता, अग्निमंदता ये मेन सिम्टम है, इसलिए मल जो है वो कम बनता है, इसलिए मल बहुत कम उतरता है। फिर मनुष्य को हर वक्त क्या रहेगा, तो ग्रहणी दोष पांडवार्ते राशंका चंद्र, मतलब इसमें बता रहे हैं कि ग्रहणी रोग हो जाएगा, ऐसा उसको आशंका रहती है। फिर पांडु रोग हो जाएगा, उदर रोग आशंका रहती है, क्योंकि वो संप्राप्ति किस डायरेक्शन में जाने का है। ग्रहणी रोग वाला भी हो सकता है या पांडु रोग भी हो सकता है या उदर रोग की आशंका बनी रहती है, और ये सारे लक्षण भी विद्यमान रहते हैं। फिर बोल रहे हैं कि रोगी निश्चय नहीं कर पाते कि उसे कौन सा रोग है, वो मतलब यहाँ पे अंदर ही अंदर डिस्टर्बेंसेस रहते हैं। और ये सब लक्षण पूर्व रूप में होते हैं, जो बढ़कर जब ये मतलब दोष और ज्यादा बढ़ जाते हैं शरीर में, तो पूर्व रूपानी निर्दष्टन्यान्य अर्श सामभिवृद्ध है। फिर ये दोषानुसार पृथक पृथक रूप धारण कर लेते हैं और फिर वो उस तरह का अर्श हो जाता है। जो दोष का ज्यादा प्रकोप होगा उस तरह से वो व्याधि हो जाएगा। अब यहाँ पर निदान के बाद जो पूर्व रूप का निर्देश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हेतु सेवन हमने देख लिया, लक्षण देख लिया, तो इसलिए पूर्व रूप बताया, ये बहुत जरूरी है। और यह क्रम बताया ग्रंथकारों का, मतलब ये नियम है कि ऐसा ये लोग बताते हैं। उसी तरह से निदान बता दिया, निदान को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या खाने पीने से क्या व्याधि हो रही है वो जानना बहुत जरूरी है। फिर लक्षण बता दिया दोषों के हिसाब से, फिर उसके बाद संप्राप्ति बता दिया, अब पूर्व रूप बता दिया। तो पूर्व रूप को अगर हम लोग समझ लिए, वैद्य लोग को जानना बहुत जरूरी है, तो फिर आगे चिकित्सा करना इजी हो जाता है। इसी तरह से कुछ लोग बोलते हैं कि पुरुष की वृद्धि होती है, मतलब मल वृद्धि बहुत ज्यादा हो जाती है। ऐसे आचार्य गदाधर बोलते हैं कि रुजा पूर्वक शोभ होने लगता है, पेट में पीड़ा के साथ हलचल मच जाती है, मतलब उनका ऐसा एनालिसिस है। ये मैं टीका से पढ़ रहा हूँ। और कुछ लोग बोलते हैं कि पुरुष वृद्धि के लक्षण दिखने लगते हैं, मतलब मल ज्यादा संचय होने लगता है बहुत ज्यादा, इसीलिए आटोप और आधमान, आटोप में गुड़गुड़ गुड़ होना, आधमान में पेट फूलना, इस तरह के सिम्टम होते हैं। उसी तरह से उद्गार बाहुल्यम, अर्श के कारण अपान वायु जो है वो गुद मार्ग में रुक जाता है और वो गुद मार्ग से नहीं निकल पाता है, और इसके वजह से वायु प्रतिलोमित होकर ऊपर की ओर डायरेक्शन में जाने लगता है, और इसलिए उद्गार ढकार बहुत ज्यादा आने लगता है। मतलब अपान वायु नहीं आ रहे, वो अपान वायु मतलब समान वायु और उदान वायु, प्राण वायु, इन सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसलिए ढकार बहुत ज्यादा आने लगता है। शक्ति साथ बता रहे हैं कि टांगे जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा शक्ति प्रदेश, मतलब थाइज रीजन जो है वह बहुत ज्यादा शिथिल हो जाते हैं, तो इसलिए वो शिथिलता की वजह से इंसान खड़ा नहीं हो पाता है। उसी तरह से पेशेंट को ना ग्रहणी रोग, पांडु रोग की आशंका बढ़नी रहती है, और ये सारे पूर्व रूप के अवस्था में। और इसीलिए हम लोग को ये डायग्नोस करके समझ लेना चाहिए कि अब ये सिम्टम आने लग रहे हैं। मैं आप लोग को अनम्यूट करता हूँ, आप लोग आइए और संभाषण शुरू करते हैं हम लोग। जी, एक बार देखिए आप लोग अनम्यूट हो पा रहे हैं क्या? मैंने मोनिका मैम और अंजना मैम को को होस्ट बना दिया है। जी, आप लोगों ने ऐसे कंडीशन देखे हैं पूर्व रूपावस्था में? और नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग आगे देखेंगे अपने पेशेंट में कि ऐसे पूर्व रूपावस्था रहती है। सर, डॉक्टर रवि कुमार सर, आपने पूर्व रूपावस्था में देखा है पेशेंट को? डॉक्टर रवि जी। जी सर, प्रणाम। देखा सर, पर पूर्व रूप में पेशेंट बहुत कम आते हैं सर में। हाँ, जब उनको प्रॉब्लम हो जाती तभी आते हैं। जी। तो
तो आप अब सभी लोग अब पूर्व रूपावस्था में जरूर देखिएगा पेशेंट को। फिर इसके बाद में ये जो अर्श की कष्ट साध्यता जो है, इसको हम लोग देखेंगे कि कष्ट साध्यता कैसे होता है, एनाटोमिकली क्या डिफेक्ट होता है कि कष्ट साध्यता होता है। इसमें ऐसा 33 नंबर का श्लोक देखिए। पंचात्मा वारुधा पित्तम कफो गुद वली त्रयम सर्व ए प्रकुप्यन्ति गुद जाना समुद्भवे तस्मादर्शांसि दुःखानि भोव्याधि कराणि च सर्वदेहोपतापयिनी प्राय कृचितमानि च। इतना बढ़िया बता रहे हैं कि मतलब इसको कष्ट साध्यता कैसे जाने। तो यहाँ 5 प्रकार की वायु है, 5 प्रकार का पित्त है, 5 प्रकार का कफ है। तो ये जब ये तीनों मतलब अपने अपने अंशांश कल्पना से जब हम लोग देखते हैं तो ये सारे प्रकोपित हो जाते हैं। मतलब जब मत्स्य निकल जाते हैं ना, बवासीर हो जाता है, तो 5 वायु प्रकोपित होते हैं, जैसे अपान वायु, उदान, समान, व्यान, अपान, ये सब हो जाते हैं। पित्त में भी रंजक पित्त, फिर पाचक पित्त, आलोचक पित्त, साधक पित्त, ये सब दूषित हो जाते हैं। उसी तरह से कफ भी देखेंगे तो तर्पक कफ, बोधक कफ, क्लेदक कफ, श्लेषक कफ सब प्रकोपित हो जाते हैं। क्योंकि एक जगह अगर व्याधि हुआ है तो उसका इफेक्ट सभी दोष पे पड़ता है, वायु, पित्त और कफ पे, तो वो सब प्रकोपित हो जाते हैं। और उसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो प्राण वायु हृदय में इंद्रियों में रहता है तो उसके कार्य डिस्टर्ब हो जाएंगे। अपान में गुद प्रदेश में है तो उसके काम मतलब मल प्रवृत्ति वगैरह वो सब हो जाएगा, डिफेक्टिव हो जाएगा। उसी तरह से नाभि मंडल में जो समान वायु है तो वह अगर डिस्टर्ब हो गया तो पचन क्रिया डिस्टर्ब हो जाएगा। उदान वायु कंठ में है और उर प्रदेश में, उसका कार्य डिस्टर्ब हो जाएगा। व्यान वायु सारे शरीर में व्याप्त है तो उसका कार्य डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि अपने ग्रंथकार बोलते हैं कि हृदय प्राणे गुदे अपाना समानो नाभि मंडले, मतलब हृदय में प्राण वायु रहता है, गुदा में अपान वायु रहता है, नाभि मंडल में समान वायु रहता है, और उदान वायु कंठ देशे स्यात् व्यान सर्व शरीर, व्यान वायु सर्व शरीर में रहता है। तो सबका अपना अपना जो कार्य है वह बिगड़ जाता है। इसी तरह से प्राण वायु का क्या बता रहे हैं कि यो अनिलो वक्र संचारी स प्राणो नाम देहदृक् स्वन्नम प्रवेश अत्यंतः प्राणश्चावलंबते कुपितः कुरुते चापी हिक्का श्वासादीन गदान, मतलब श्वास और प्रश्वास और मुंह में संचार करने वाले वायु को प्राण वायु कहा जाता है। प्राण वायु देह को धारण किए हुए रहता है, उसकी शक्ति से अन्न खाया जाता है, मतलब अन्न को डिग्लूटेशन या स्वॉलोइंग ये प्राण वायु की वजह से होता है। वो प्राणों का अवलंबन करता है। वो प्राण वायु कुपित हो जाता है तब हिचकी और श्वास आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं, काश श्वास हिचकी वगैरह शुरू हो जाता है। उदान वायु के बारे में बताया है कि उदानो नाम यस ऊर्ध्वम उपैति पवनोत्तमः तेन भविष्य भाषित गीतादि विशेषाच अभिवर्तते ऊर्ध्व जत्रुगान रोगान करोति कुपितश्च सः इति, मतलब आमाशय से ऊपर रहने वाले जो वायु रहती है उसको उदान वायु कहते हैं। यह वायु विशेषतः कंठ प्रदेश में रहता है और उर प्रदेश में रहता है, जिसके बल से मनुष्य भाषण करता है, ऊंचे स्वर से गा सकता है। जब इसमें विकृति आती है तो मनुष्य को ऊर्ध्व जत्रुगत रोग हो जाते हैं। इसी तरह से समान वायु के बारे में बता रहे हैं कि आम पक्वाशय चरः समानो अग्नि सहायवान अन्नम पचति तंजांश्च विकारन प्रव्यदनक्ति सा गुल्माग्नि सादाति सारान प्रदुष्टा करोति सा, मतलब आमाशय में और पक्वाशय में इन दोनों को संचार करने वाला समान वायु रहता है। यह वायु पाचक अग्नि का सहायक होता है और अग्नि के साथ मिलकर जो भी हम खाना खाते हैं तो 4 प्रकार का अन्न खाया जाता है। एक भक्ष्य आहार होता है, एक भोज्य आहार होता है, एक चोष्य आहार होता है, एक लेह होता है। इस तरह से चतुर्विध आहार का परिपाक करता है तथा परिपक्व आहार के रस कीटात्मक विकारों को पृथक पृथक करता है। मतलब जो सार कीट विभाजन जो है वो समान वायु करता है। जब ये प्रकुपित हो जाता है तो क्या व्याधि होती है, तो गुल्म व्याधि होती है, अग्निमंदता होता है और अतिसार हो जाते हैं। इसी तरह से अपान वायु के बारे में बता रहे हैं कि पक्वाशयाश्रयो अपानः काले कर्षति चाप्यदः वातमूत्र पुरुषाणि शुक्रा गर्भावर्तानि आर्तवानि च क्रुद्धस्य कुरुते घोरन रोगान बस्ति गुदाश्रयान, मतलब अपान वायु जो है वो पक्वाशय में अवस्थित रहता है और वहीं से अपने अपने समय पर अधो वायु को निकालता है, मल मूत्र को निकालता है, शुक्र और आर्तव को निकालता है और गर्भ को अपने अपने मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकाल देता है। किंतु वह प्रकुपित होता है तो बस्ती और गुद प्रदेश में घोर रोगों को उत्पन्न कर देता है। इसके साथ घोर शब्द का प्रयोग किया है तो इसका मतलब यह है कि अपान की विकृति से मूत्राघात होता है, मतलब किडनी फेलियर के पेशेंट हो सकते हैं, मूत्र कृच्छता हो सकता है,
मूढ़ गर्भ हो सकता है, मक्कल रोग हो सकता है, अर्श हो सकता है, बदगुदोदर होता है, ऐसे कष्टप्रद रोग हो जाते हैं। इसी तरह से व्यान वायु के बारे में बता रहे हैं, सर्वदेह चरो व्यानो रस संवहनोद्यतः स्वेदाश्रित श्रावणाशापि पंचदा चेष्टयत्यपि क्रुद्धस्य कुरुते रोगन प्रायशः सर्वदेहगन शुक्र दोषा प्रमेहांश व्यानापान प्रकोपजः। मतलब व्यान वायु सारे शरीर में व्याप्त रहता है, सारे शरीर में रस का संवहन करता है, रक्त का संचरण करता है, और यह स्वेद और रक्त का भी संचरण स्त्रावण करने वाला होता है। हाथ पैर जीवा उपस्थ गुद इन सभी इंद्रियों की चेष्टा कराने वाला होता है व्यान वायु। जो भी हमारा जो मूवमेंट होता है शरीर का, वो सब व्यान वायु की वजह से होता है। उसी तरह से बता रहे हैं कि युगपत कुपिता शापी देहम बिंदुर संशयम, मतलब ये पांचों वायु जो है अर्श व्याधि होने के वजह, अर्श जो है ना ये दुश्मन की तरह है, ये पूरी तरह से अटैक करता है पूरे, जैसे आज रशिया ने किया है यूक्रेन पे, चारों डायरेक्शन से, 3 डायरेक्शन से कर दिया है। तो उसी तरह से अर्श व्याधि भी एक दुश्मन की तरह शरीर का पूरा फिजियोलॉजी को चेंज कर देता है, पैथोलॉजी कर देता है। तो ये पांचों वायु जो प्रकोपित हो जाते हैं तो देह का विघटन का नाश कर देते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि पूरा शरीर में ये सारा काम जो है वो बिगड़ जाता है, शरीर की क्रिया विकृत हो जाती है। रजो गुणमय सूक्ष्म शीतो रुक्षो लघुश्चला, मतलब इसका रज गुण रहता है, सूक्ष्म शीत रुक्ष और लघु और चल गुण इससे रहता है, तो ये सब बिगड़ जाते हैं। तो ये वायु के बारे में बता दिया। और ये गुद की त्रिवली में विकार उत्पन्न हो जाता है। तो गुदा की त्रिवलिया कौन सा है, तो प्रवाहिनी, विसर्जनी और संवरणी, ये तीनों रहते हैं, वहां पे दोष आश्रित हो जाते हैं, वात पित्त ये प्रकोपित हो जाता है, और इसकी वजह से होता है। और यह अर्श रोग बहुत दुख और अनेक रोगों का कारण होता है। मतलब बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं ना, किडनी फेलियर के भी पेशेंट आए, ये अपस्मार क्या है, उन्माद क्या है, शिराशूल क्या है, तो उन सब में अर्श व्याधि जरूर एक हेतु रहता है, व्याधि से व्याधि होना। तो अर्श रोग बहुत दुख और अनेक रोगों का कारण होता है, सभी अंगों में व्यथा होती है, यह रोग प्रायः कष्ट साध्य होता है, ऐसा अर्श व्याधि रहती है। उसी तरह से पित्त जो है वो 5 टाइप का होता है, पाचक पित्त, भ्राजक पित्त, रंजक पित्त, आलोचक पित्त और साधक पित्त। तो एक एक पित्त के बारे में ऐसा वर्णन किया गया है, मतलब टीका में, स्वाशय पाचकम पित्तम अग्नि रूपम तिलोपमितम, मतलब ये तिल प्रमाण में रहता है, और पाचक पित्त जो रहता है वो अग्नि स्वरूप वाला होता है, आमाशय और पक्वाशय के मध्य में तिल की आकृति वाला पाया जाता है। उसी तरह से भ्राजक पित्त है, वो भ्राजक पित्त सारे शरीर में कांति देने वाला होता है, और त्वचा में किए गए लेप और अभ्यंग का पाचक, जो भी हम लेप लगाते हैं, अभ्यंग करते हैं, उसका पचन करता है, तो कौन करता है, भ्राजक पित्त। भ्राजकम कांदम यत्तु लेपाभ्यंगादि पाचकम। उसके बाद में रंजक पित्त जो होता है वह रंजकम तो यकृत प्लीहो तद रसम श्रोणितम व्रजेत, रंजक पित्त होता है यकृत और प्लीहा में रहता है, और रस को रक्त में परिवर्तित करता है, रस रंजना रंजकम करता। उसी तरह से आलोचक पित्त जो रहता है, आलोचक पित्त आंखों में रहता है, चक्षु में रहता है, और आलोचक पित्त के वजह से संसार को हम लोग देख सकते हैं। आलोचकम स्थितम नेत्रे रूप दर्शन कार्य तत्, मतलब हम लोग रूप का दर्शन करने के लिए आलोचक पित्त का कार्य होता है। उसी तरह से साधक पित्त, साधकम हृदय तिष्ठित मेधा प्रज्ञाकरम च तत्, मतलब साधक पित्त हृदय में रहता है और मनुष्य को मेधावान और प्राज्ञ बनाता है। आप सभी लोग जितने भी आयुष दर्पण के चिकित्सक हैं, सभी के शरीर में साधक पित्त बेस्ट है, एक्सीलेंट है, इसलिए आप लोग मेधावान हैं और बहुत ज्यादा बुद्धिमान हैं और प्राज्ञ हैं, मतलब क्योंकि आप लोग का साधक पित्त सबसे अच्छा है। और पित्त के लक्षण क्या रहते हैं, तो पित्तम उष्णम द्रवम पित्तम नीलम सत्वम गुणोत्तरम कटु तिक्तम रसम गेयम विदग्धम चामलताम वर्जेत, मतलब पित्त उष्ण होता है, पित्त द्रव होता है, पित्त पीला नीला और सत्व गुण प्रधान होता है, कटु और तिक्त इस दोनों के इसके प्रधान रस होते हैं। विदग्धावस्था जब होती है तो पित्त अम्ल होता है, मतलब विकृत जब होता है तो विदग्धावस्था रहती है, और पित्त जो रहता है अम्ल हो जाता है। उसके बाद में श्लेष्मा के बारे में बता रहे हैं कि श्लेष्मा 5 तरह का होता है। श्लेष्मा पंचविधस् तत्र त्रिकस्त स्ववीर्यता हृदयस्थ स्ववीर्याम च तत् एवाम्बु कर्मणा कव धामना अशेषाणाम क्रोत्यवलंबनम अतो अवलंबक श्लेष्मा। श्लेष्मा जो रहता है वो त्रिक स्थान में रहता है, हृदय में अवस्थित रहता है, और यह 5 टाइप का रहता है। तो जो अवलंबक कफ जो रहता है उसके बारे में बता रहे हैं कि वो त्रिक, वो मतलब हृदय में रहता है, और वह
अपने वीर्य के रस से तमाम कफ स्थानों का अवलंबन करता है, इसलिए इसको अवलंबक कफ कहते हैं। उसी तरह से जो आमाशय में रहता है उसको क्लेदक कहते हैं। यस्तु आमाशय संस्थिता क्लेदकः सो अन्न संघात क्लेदनात्, जो अन्न के संघात को क्लिन्न कर देता है, उसको मतलब वो क्लिन्न पूरा लुब्रिकेट कर देता है, पूरा पानी पानी से आमाशय में रहता है, इसलिए इसको क्लेदक कफ का है। उसी तरह से जो जिह्वा में रहता है और रस का ज्ञान कराता है, रस बोधनात् बोधनास्तु रसानास्तु रसनास्थ अस्तु, मतलब उसको हम बोधक कफ कहते हैं। जो रस का जो भी हम खाना खाते हैं, मधुर अम्ल लवण तिक्त कटु कषाय, उन सबको वो टेस्ट कराता है, इसलिए उसको बोधक कफ कहते हैं। फिर बोल रहे हैं तर्पक कफ। तर्पक कफ जो रहता है शिरः संस्थो अक्ष तर्पणात् तर्पक, जो सिर प्रदेश में रहकर सभी इंद्रियों को और इंद्रिय के केंद्रों को तृप्त करता है, उसे तर्पक कफ का है। उसके बाद में श्लेषक कफ जो संधियों में रहता है, श्लेष्म का संधि संश्लेषात् संधि स्थिता संस्थिता, मतलब जो जोड़ों में रहता है, अपने सारे एक एक छोटे बड़े सभी जॉइंट्स में रहता है, उसको बोलते हैं श्लेषक कफ। तो कफ के अधिष्ठानों का निरूपण ऐसा बताया कि पूरा कंठ शिरा संधि पर्वाणायाम आमाशयो रसा मेदो घ्राणम च जिह्वाम च कफ स्थानम मुरो भृशम, मतलब कफ जो है वो छाती में रहता है, कंठ में रहता है, सिर में रहता है, संधियों में रहता है, पर्व में रहता है, आमाशय में रहता है, फिर रस धातु में रहता है, मेद में रहता है, घ्राणेन्द्रिय में रहता है, जिह्वा में रहता है, और विशेष रूप से उरग प्रदेश में रहता है। तो इसीलिए हमें सारे वात पित्त कफ का ये सब बता दिया। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि सुश्रुताचार्य जी बोल रहे हैं कि सर्वायुस्यु बल्यो येषाम दुर्नामा भी रूपद्रुता ताभिस्तु प्रेतो वायु अपान सन्निवर्तते ततो व्यान संगम्य ज्योतिर्ग्रहणाति देहिनाम, वह तीनों वल्लियों में बवासीर के मत से निकल जाते हैं। प्रवाहिनी में भी हो सकता है, विसर्जनी में भी हो सकता है, और संवरणी में भी हो सकता है। तो गुद प्रदेश में ये क्या करता है कि ये सभी जो दोष धातु मल है इनको इम्बैलेंस कर देता है, वायु को खासकर गुद प्रदेश में रोक देता है। अपान वायु का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। अपान वायु रोज मल को त्याग नहीं कर पाता, मतलब उसको उसका कार्य विकृत है, मल नहीं निकल पाता है, और फिर वो अपान वायु जो रहता है वो प्रतिलोमित होकर वो प्रकोपित अपान वायु व्यान वायु के साथ मिलकर सारे शरीर में व्याप्त हो जाता है, और इसके वजह से अगर ये ज्यादा बढ़ जाएगा तो मनुष्य को मृत्यु तक लेके जाता है, जीवन ज्योति को बुझा देता है। तो इसलिए अर्श व्याधि जो है ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। एक दुश्मन जितना अटैक करता है उतना ही यह भी शरीर को नुकसान पहुंचाता है। अब मैं आप लोग को अनम्यूट करता हूं, आप लोग आइए और हम लोग समाचार शुरू करते हैं। जी मैंने कर दिया है, अब आप लोग बताइए। डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी आपका स्वागत है, आपको प्रणाम। वंदना मैम, आप अर्श के बारे में क्या सोचती हैं और आपने क्या अनुभव किया है वो बताइए आप कृपया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं वैसे जी, मैं अभी बस ज्वाइन हुई हूँ। मैं थोड़ा सा ही बोल देती हूँ कि आप बहुत अच्छे से बता रहे थे एक एक दोष के बारे में, और निसंदेह जो है वो बहुत ही ज्यादा, अगर ये ट्रीट नहीं करा गया टाइमली तो ये सच में जो है वो रोगी को मृत्यु का कारण बन जाता है। और इसका जो मूल कारण है उसको ट्रीट करने से ही इसको जो है वो ये ठीक होता है। तो अभी ज्वाइन किया है वैसे, बस मैं ही बोल रही हूँ अभी, फिर मैं बात कर जी। डॉक्टर वैद्य पूर्वेश मकवाना जी आप कुछ बताएंगे, सूरत के डॉक्टर। हेलो। हाँ जी बताइए। कमल जी। सर कल मेरे पास एक पेशेंट आया था, नींद नहीं लगती इसलिए, तो मैंने उसका पूर्ण हिस्ट्री निकाला तो पेशेंट का सेडेंटरी लाइफस्टाइल था और होटल का खाना था, तो उसमें पूर्व व्याधि यानी हिस्ट्री उसमें अपना पाइल्स का भी रहता था और ग्रहणी विकार, पित्तज ग्रहणी विकार भी उसमें लगा। लेकिन अभी पेशेंट का जब मैंने टेस्टिंग उसका करवाया तो उसमें सर ब्लड यूरिया भी बढ़ा हुआ है, क्रिएटिनिन भी बढ़ा हुआ है, और बीपी जो है वो अपर साइड चला 170/100 ऐसे, और पेशेंट नींद नहीं लगती है, सादा सा सिम्टम लेके आया था। लेकिन उसमें पित्तज ग्रहणी के भी विकार थे, हिस्ट्री में अर्श भी था पेशेंट को, और अभी पेशेंट का डाइजेस्टिव पूरा मानो हम लिवर का जो एजीपीटी भी बढ़ा हुआ है और ब्लड यूरिया सेरम क्रिएट भी बढ़ा हुआ है। तो उस टाइम पे सर हम अर्श की चिकित्सा, अभी अर्श की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पास में उसका तकलीफ रहता था। तो अभी पेशेंट की कंप्लेंट मैंने पूरी सुनी तो साम जीवा है सर, उसकी अग्निमांद्य भी बहुत है, और इतना अग्निमांद्य होने के बावजूद भी वो हर दिन नॉनवेज खाता रहता है।
क्योंकि उसको थकान हुई है और 4-5 केजी वेट कम हुआ है उसका। ऐसे लग के वो हर दिन नॉनवेज खाता है और वो पचन भी नहीं होता उसका। तब कल से मैंने उसको बोला है कि तुम लंगन पे रहना। तो इसमें सर पहले दीपन पाचन करूं या पित्तज ग्रहणी का करना है या वही उसका? लंघन दीपन पाचन ही करिए ना। सर लेकिन उसका बीपी भी हाई हुआ है ना, तो 170 लंघन बाय करने से 100। आम पचन होगा तो अपने आप बीपी भी ठीक हो जाएगा ना। हाँ, तो सर कल मैंने उसको दीपन पाचन आम पाचक वटी आपकी दी हुई है पेशेंट को। और थोड़ा सा लघु विरेचन करके मैंने कैस्ट्रॉयल दिया है और रसपाचक भी दिया है, क्योंकि 170/100 इतना तो रस धातु थोड़ा सा, और पंचामृत परपटी भी दी है पेशेंट को। और पेशेंट को मैंने एक थोड़ा बल्य करके सर सुअर मालिनी वसंत भी एक दिया है। तो इसमें बराबर क्या है क्या सर? वो मैंने सब तो बराबर थोड़ा। है और पेशेंट को तक्र पे रख दीजिए 4-5 दिन। ओके सर, ठीक है। तो सर इसमें मॉडर्न का डायग्नोसिस नेफ्रोटिक सिंड्रोम ऐसे बोल के आया है, तो हम पहले विचार अग्निमांद्य पर ही करेंगे ना सर? बराबर। हाँ, ठीक है सर। और मैं पूछूंगी फिर पेशेंट का कैसा चेंजेस आता है। कल मेरे पास आया था तो मैंने इतना उसकी मैनेजमेंट की है और देखेंगे सर। लेकिन उसमें अर्श भी था, पांडु भी है, ग्रहणी पित्तज ग्रहणी के लक्षण भी है, और पेशेंट पूरा और टैकीकार्डिया जैसा भी उसका लक्षण रहा है सर। ऐसे पूरे मिलजुल के उसके लक्षण आ रहे हैं उसमें। हाँ हाँ, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। मैं इसकी संप्राप्ति कैसे लगी आपको, कैसे बनी इसकी संप्राप्ति? पहले क्या हुआ, मतलब उसको पहले सिम्टम आपने पूछा था क्या? इसे पूछिएगा मैम, क्योंकि अभी हम अर्श पढ़ रहे हैं ना, उसमें भी बता हाँ रहे हैं कि है ना, तो फिर उसमें पहले हाँ क्या हुआ। जैसे हाँ जिस सर ने बताया कि वो मतलब शत्रु की तरह से करता है, सब तरफ से हाँ अटैक हाँ करता है, तो इसमें हाँ अर्श पहले आई थिंक गहरी हुई होगी, उसके बाद अर्श हुआ हाँ। होगा। एक बार मैं पूरा एक बार निकालिएगा वो भी। फिर से, क्योंकि मेरे पास पेशेंट आया था मैम कि मुझे नींद नहीं लगती और मेरा बीपी बढ़ा हुआ है, गेले 3-4 दिन से बढ़ा हुआ है। इधर उधर जीपी प्रैक्टिशनर के यहाँ गया है और मेरे पास कल बीपी मॉनिटर करने के लिए आया था, लेकिन मैंने उसका पूरा हिस्ट्री निकाला तो उसमें यही। और पेशेंट कहता है कि हॉटलिंग का खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं वो बहुत बहुत मैंने वीक में मैं एक दिन पर ही घर पे खाता हूँ, नहीं तो सुबह शाम में बाहर ही रहता हूँ और नाइट जागरण वगैरह ये सब पेशेंट का है हिस्ट्री उसमें। लेकिन अभी तो पेशेंट का अग्निमंदित का हुआ है दिखने में सर। मैम पांडु भी उसमें लग रहा है तो पूरा। लेकिन उसकी पास्ट हिस्ट्री कल में हमने अर्श पढ़ा ना, तो मैंने उसको पूछा कि तुम्हें अर्श की या तकलीफ कोई है, तो वो बोले ब्लीडिंग पाइल्स था उनको। तो अभी कुछ नहीं है, लेकिन मलाव स्तंभ भी है, अग्निमांद्य भी है, आम्लोदगार भी है पेशेंट को, थोड़ा सा आत्मान भी रहता है, और जो खाता है वो पड़ा हुआ रहता है पेट में फिर भी खाता है ऐसे। जी और मैम। उसको ना लालच भी बताया कि मुझे ये भी खाना है वो भी खाना है और हाँ, तकलीफ भी होगी है। और उनको क्या सर ऐसा लगता था कि मैं खाऊं तो मेरा जो 4-5 के उनका वेट था सर 96 केजी, और कल मैंने जो उनका वेट किया ना सर, तो वो कहता है कि 2 महीने में मेरा वेट 78 केजी हुआ है। इतना वेट घटा हुआ है फिर भी कहता है कि मैं खाऊं तो मेरा वेट बढ़ जाएगा। ऐसा लेके वो आया था पेशेंट। जी ऐसा मतलब सब होशियार कुछ। पेशेंट है ना। हाँ हाँ, ठीक है सर। तो उसमें पहले दीपन पाचन और लंघन पर ही रखो पेशेंट को। और बराबर। तकरारिस्ट तक्र सर सिर्फ तक्र ही दूं या उसमें और कुछ दूं? तक्र में आप थोड़ा ये डाल दीजिए, मतलब जीरा भून के डालिए, काला नमक हाँ, डालिए, हींग डालिए। ऐसे ओके। मतलब जो दीपन और पाचन करे तक्र के लिए। सर इसमें पंचामृत परपटी सही काम करेगी? क्यों नहीं करेगी मैंने जो आप? दिया है, मैंने जो आप दिया है हाँ, करेगी, पहले दीपन पाचन होने दीजिए। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। हाँ, आप लोग का कोई और और मैं अनुभव है तो बताइए। प्रणाम सर। हाँ जी प्रणाम, बताइए। प्रणाम सभी को। सर कल एक पेशेंट आया था, वो उन्माद का है वो पेशेंट, और उसके जो सिम्टम है, बहुत ज्यादा उसको यॉर्निंग हो रही थी, बहुत ज्यादा मतलब जम्हाई आ रही थी, बार बार अपने हाथ से सिर को छू रहा था,
और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे उसको ब्रेथलेसनेस हो गई हो, मतलब वातिक उन्माद के ही लक्षण लग रहे हैं मुझे। और उन्माद के क्या उसको लक्षण हो रहे भी हैं? आपने पहले ये तो बताया पूछा, जम्भाई आ रही है, लेकिन उन्माद के क्या टिपिकल सिम्टम आ रहे हैं? मतलब वो ऐसे कौन सा प्रलाप करता रहता है, मतलब कुछ भी बोलता ही रहता है, और उसको 1 मिनट के लिए भी चुप नहीं रहता था। उसको ये लग रहा था कि घर के और उसके आस पड़ोस के रहने वाले लोग उसको जेल में बंद करवाना चाहते हैं, तो बार बार मुझे अंदर करवाना चाहते हैं, मुझे कोई क्यों अंदर करवाएगा, बताइए मैडम मेरी क्या गलती है, मुझसे भी बोल रहा था। और बहुत सालों से वो परेशान है, उसको नींद नहीं आ रही है, और हवा का साया है उसके ऊपर, मतलब ऐसा उसको लग रहा था। बाहरी हवा के चक्कर में मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत सालों से परेशान हूँ, लगभग 20 साल हो गए हैं, मतलब 6-7 साल से तो बहुत ही ज्यादा परेशान है। उसके पहले से वो सब चक्कर पड़ गया होगा झाड़ फूक के। हिंदू है फिर भी मुसलमान, मतलब उनके उधर जाके पूजा करता है, तो उनके घर वालों का ये कहना था कि पूजा करे ठीक है, लेकिन थोड़ा कम करे और घर में भी ध्यान दे। तो कुछ नहीं, मतलब उसको कुछ याद ही रहता है, नींद आती भी पर नहीं है, तो क्या हो सकता है ये फिर? ठीक है, आपने किया, हम जानना चाहते थे कि क्या कैसे उन्माद है। ठीक है, वातिक उन्माद है, फिर उसमें आपने क्या हेतु निकाला कि पेशेंट दिल से मतलब कमजोर है है क्या? उन्माद की नहीं है? उन्माद की तरफ जा रहा है ना पूरा? हाँ, मुझे तो यही लगा, हाँ, बहुत ज्यादा इमोशनल। जी, और बहुत इमोशनल है, बहुत उसको क्रोध आता था, शुरू से ही है, बचपन से क्रोधी स्वभाव का। और उसको मैंने कोई भी था तो दुख जल्दी जाती है, तो यही आपने सब चिकित्सा क्या कारण थे डिसाइड किया? कि ऐसे बहुत बड़ा। अभी तो आपने सर कुछ ज्यादा नहीं दिया है, वही अग्नि दीपक दिया है, और कल बहुत ही मात्रावस्थी कल दी थी, पर शिरोधारा और ये सब करने की रही हूँ, शिरोधारा नस से, और मतलब लाइन से। पहले मात्रावस्थी से ही स्टार्ट करूँ क्या? कर दीजिए, पहले दीपन पाचन उसको कर। उसको भी अर्श निकला, और पहले नहीं बताया अर्श भी नहीं, हुआ है दीपन ना? पाचन ही दिया है 1 हफ्ते उसके। जी, हाँ सर, लेकिन ऐसे दिख नहीं रहा था अभी, लेकिन है उसको कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम है। जी, बहुत बढ़िया आपने बताया। तो क्या करेंगे सर इस? आप यही करिए ना, दीपन पाचन और अनुलोमन, ये सबसे करिए। जी, अभी तो यही किया है 1 हफ्ते के लिए, फिर उसके बाद पहले मात्रावस्थी शुरू करूँ या शिरो से? मात्रावस्थी करिए, घृतपान कराइए। जी उसमें महा कल्याणक घृत है, ब्राह्मी घृत है, महापंचगव्य घृत है, ये सारे जो घृत है वो दे दीजिए। उन्मादगज केसरी रस दे दीजिए। नस्य दे दीजिए, वचा तेल, ज्योतिषमती तेल, जो संज्ञा स्थापन गण के द्रव्य। स्टेप बाय स्टेप ऐसे कर दीजिए। पंचामृत लव गुकुल दे दीजिए। उसे मन मानस मित्र गुटिका दे दीजिए, ब्राह्मी वटी। हाँ, अभी मानस मित्र गुटिका दी है, लेकिन 1 बीडी दी है सर, उसको कैसे देना है? रात को ही 2 गोली दे दूं या फिर सुबह शाम? सुबह शाम दीजिए। जी, अभी वैसे ही दिया है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा है उसका, तो मतलब दिन में भी वो स्टेबल नहीं है। हाँ, आप उसको ये ऐसे भी करें, लगता है शिरोधार और इनसिक्योरिटी नस्य की। देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। जी सर, उसको ये भी लगता है कि उसकी वाइफ उसको छोड़ के चली जाएगी। ऐसा भी लगता है, इनसिक्योरिटी है बहुत ज्यादा। जी। हम्म, कोई बात और नहीं, सब सर ठीक हो एक, जाएगा। वायु का चल गुण बढ़ गया ना माइंड पे, रजोगुण बढ़ गया, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो इसलिए हमें नस्य देने से क्या होगा, वायु को शमन करेंगे तो वातिक उन्माद में बहुत अच्छा फायदा होगा। और आपने जो अर्श देखा, अर्श की वजह से ही सारा इम्बैलेंस हो रहा है। जी, तो ठीक है अर्श आप, उसको बाद में हुआ है, उसका कहना था पहले से, मतलब ये सब प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, अग्नि मान्यता तो हुई है ना किसी ना किसी हुई की। है जी सर। तो इसलिए आप अग्नि पे काम करिए। सर बस्ती के साथ में नस्य दे सकते हैं, क्योंकि क्यों नहीं शिरोधारा दे के साथ सकते? तो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं दे सकते? दे सकते हैं। जी जी। ठीक है, और सर जो एक पेशेंट स्वर भेद की है। स्वर भेद किए। हाँ, मतलब उसके गले में उसको ऐसा लगता है कि आवाज साफ नहीं आ रही है, कुछ हो गया है, पर दर्द भी नहीं होता है, खाना खाते टाइम भी कुछ नहीं हो रहा है, बस ऐसे ही, मतलब हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो गया। तो आप पहले ये देखिए कि उनका हेतु क्या है, पूरा डिटेल में केस टेकिंग करिए और फिर बताइए। सर किया था, पर मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, ऐसे मतलब ठंडा ज्यादा कुछ नहीं खाती है, और खाना वाना भी टाइम से ही नहीं, खा रही है। अग्नि मान्यता, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, वेगों का धारण जी कर रहे हैं क्या, ये सब तो जानना पड़ेगा। कितना बजे मतलब, खाती हैं, कितना बजे उठती हैं, कितना बजे क्या करते हैं, वो सब पूरा दिनचर्या देखिए। जी सर।
ठीक है, क्या देंगे लेकिन सर उसमें? पहले केस टेकिंग तो करिए, हेतु तो निकालिए, जी स्वरभेद क्यों हुआ है वो पहले देखिए। एक स्वरभेद कषाय है भैषज रत्नावली में, बहुत अच्छा है। आप पहले केस टेकिंग करिए, फिर मैं शाम को आपको अच्छा बताता हूँ। जी सर। ठीक है, एक डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर ने हैंड रेज किया है। सर कुछ बोलना जी चाहते सर हैं क्या? जी सर, मेरा सवाल था कि ये पेशेंट जो है एग्रेसिव था या नहीं सर, जो है एग्रेसिव है कि नहीं, तो वर्षा जी पहला वाला पेशेंट के बारे में बताइए। एग्रेसिव है। एग्रेसिव था सर, था जी वो जी एग्रेसिव है, बस उसको बहुत ऐसे पेशेंट एग्रेसिव रहते हैं और जनरली इनको घर वाले ही पकड़ के ले आते हैं, अपने आप नहीं आते कभी भी। उसको सर, हाँ उसका हेट भी मैडम की आवाज कट रही है। आवाज कट रही है वर्षा मैम, वर्षा मैम आपकी आवाज कट रही है। ठीक है, डॉक्टर सरोज देसाई जी आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या? सरोज मैम। हाँ सर, मुझे पूछना था कि ऐसे हम वमन कराते हैं तो उसमें वो लास्ट बार थोड़ा सा पीत निकलता है, तो वो कौन सा पीत होता है सर? पाचक पित्ती होता है, विकृत स्वरूप का होता है। पित्त हाँ अंत की वमन होता है ना, पित्त का अंत होके होता है। कफांतिकी हुआ तो उतना अच्छा नहीं माना जाता है, पित्तांतिकी ही होना चाहिए। हाँ, तो सर इसमें वो पित्त नहीं निकलता है ना, तो बहुत परेशानी रहती है। इसमें मेरे क्या हुआ कि ऊपर कफ का आवरण आ गया, तो जो वॉमिट हुई थोड़ा कफ निकल गया, लेकिन पित्त नहीं निकला ना, तो पूरे बॉडी में ऐसे बर्निंग हो गया मुझे, मेरा ऐसा हुआ था। अच्छा, आपने वमन किया? बहुत पहले, 2 साल पहले किया था, उसमें पित्त नहीं निकल पाया था। पित्तांतिकी वमन सबसे अच्छा रहता है। इसमें मैंने लवणोदक लिया तो भी मुझे ऐसे डायरिया भी नहीं हुआ। तो इसमें मैंने फिर निकाला कि इसमें मेरा जो ऊपर है ना कफ का आवरण आ गया होगा, तो आवरण आने से बची नीचे की जो भी चीज है वो निकली ही नहीं। और वो लवणोदक पिया, वो भी वॉमिटिंग से निकल गया, वो भी नीचे नहीं गया, तो पूरा पित्त निकला ही नहीं। तो तो सर आप इसमें मदन यही, फल का फांट बना के पीती, या मदन फल को चाटन कर दी हाँ मधु के साथ। तो यष्टि मधु फाट सब पी के मैंने निकाला। मदन फल खा लेना चाहिए था, पित्तांतिकी कराने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए। हाँ ठीक है, डॉक्टर शशि तिवारी जी। और सर एक पूछना था कि ये उन्माद में आप हाँ जी सर, बस गुड मॉर्निंग। मेरे को ये पूछना था, जैसे नस लिया मैंने परसों, जो 2-2 ml लिया, तो फिर कल तो रनिंग नोज था, बिल्कुल वाटरी डिस्चार्ज था। हाँ, और आज जब मतलब कल रात में जो लिया था, तो आज देख रहे हैं फिर वो जमा हुआ है कफ। ऐसा क्यों? तो क्या कल हुआ? मतलब परसों। तो क्या अच्छा हुआ? जम गया है तो फिर से नस चलेंगी तो और निकल जाएगा। अच्छा, क्योंकि उस शरीर दिन तो में मैंने वात पित्त कफ तो हमेशा रहेंगे ही ना, आप पूरा कफ को तो ना निकाल सकते हैं। ओके, नहीं उस दिन मुझे लगा कि नहीं पूरा जो भी है वो पिघल कर निकल रहा है। फिर कल मैंने बल्कि ऑयल हल्का सा गर्म किया था, फिर नस की मैंने कई सारी किताबें पढ़ी, इसलिए एक मैं ही आपको दिन में बार बार। सब कफ निकल जाए तो ऐसा थोड़ी ना होता है। आप रोज डालते रहिए, जो विकृत कफ है वो निकल जाएगा धीरे धीरे। हाँ सर, मैं वो तो डालूंगी, जैसे बुक्स में था कि 3 डेज पर करें, 5 डेज पर करें, तो मेरे को पूछना था क्या रोज कर सकते हैं कि ये वाकई 3 डेज 5 डेज वाला गैप होना चाहिए? क्या क्या नस से? हाँ जी, हाँ जी। मैं तो ये अनुरिता मैडम को 7-8 महीने से दे ही रहा हूँ ना, नस से डेली दे रहा हूँ। ओके, और जैसे उसमें है वो कि पहले, अलग अलग व्याधि के हिसाब से बताया उन्होंने, 3 डेज 5 डेज अलग अलग व्याधि के हिसाब से। और दूसरी बात ये था सर, जैसे फेस का पहले उसमें है कि अभ्यंग करें, फिर उसके बाद स्वेदन करें, फिर नस लें, 100 काउंटिंग तक रुकें, फिर उसके बाद फिर से स्वेदन करें, और इधर उधर मसाज है जैसे पैरों वैरों का दिस दैट, तो वो सारी चीजें फॉलो करना जरूरी है कि क्या? क्योंकि मैं मैं नहीं तो करता हूँ, अगर करेंगी तो ज्यादा अच्छा रहता है, उसका तेल का एब्सॉर्प्शन ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा, और एक चीज और, जैसे मुझे तो खुद से ही लेना है, दूसरी बात है कि कुछ में कॉन्ट्राइंडिकेशन है, जैसे तो सिर स्नान वगैरह, तो क्या जब नस ले रहे हो तो हेड बाथ नहीं कर सकते? हेड बाथ करके फिर आप नस से लेंगे क्या? नहीं, वो हेड बोल रहे बाथ हैं कि करके। तुरंत स्नान करके तुरंत नस से नहीं लेना है, ये मतलब है उसका। ओके। मतलब नहाएंगे नहीं क्या और नस से ले रहे तो? नहीं ऐसा नहीं है, सर, तुरंत नहा के तुरंत नस से नहीं लेना है, या नस से लेके तुरंत नहीं नहाना है, थोड़ा ब्रेक होना चाहिए, उसका अच्छा अर्थ ये अच्छा। होता है। और सर कोई और प्रिकॉशन कोई नस लेते वक्त रखना हो? यही है कि मुंह खोल रहना चाहिए, नाक मतलब नाक से सांस नहीं ले, मुंह खोल के रखें।
मुंह ओके, जैसे उसमें था कि वो गले में आप एक आएगा। काम करिए, आप डॉक्टर नवीन जोशी सर का पंचकर्म का जो है ना बैच, वो ज्वाइन कर लीजिए। मैंने सर सर इतना को कॉल बढ़िया। किया था तो हुआ था कि अभी वो मतलब 2-4 क्लासेस निकल चुकी हैं, फिर जब नेक्स्ट बैच आएगा तो उसको कराएंगे। वो मैंने सर को कॉल करके बोला था, तो दोनों तो ही सर क्लासेस है ना अभी भी, सर से अभी बोल दीजिए, सर हैं। आप ज्वाइन हो जाएंगे शशि जी, अभी वो एक्चुअली काफी आगे निकल चुका है ना? हाँ जी, हाँ फिर जी आपको सर। अगले 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 मंथ में ज्वाइन कर लेना है। क्योंकि वो जो मैम थी जिनका नंबर दिया था, उनको भी कॉल किया था, तो उन्होंने भी बोला कि मैम नेक्स्ट बैच जब शुरू होगा तो आप उसमें करिएगा। तो इस वजह जी से मैंने उसको वो कर दिया। ओके असल में सर, सर के स्टूडेंट्स जो है ना बहुत आगे तक गए हैं पंचकर्मा में। आप सर का क्लास करिए। आप बोली थी कोई निगम सर का, नीलेश निगम, उनसे अच्छा सर का क्लास करेंगे तो आपको ज्यादा प्रैक्टिकल चीज सीखने को मिलेगा। हाँ, तो फिर मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया उनका। मैंने हाँ, कहा यही मैं डायरेक्ट कर लेती हूँ। एरे गैरे से ना सीख के सर का एमडी हुआ है पंचकर्मा में। सर जो सिखाते हैं वो एकदम बेस्ट होता है। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। ठीक है, डॉक्टर सरोज देसाई मैम, आप कुछ बोलना चाहती थी लेकिन बीच में रुक गई थी। डॉक्टर सुधीर साहू जी, आप बोलिए सर। हाँ सर, प्रणाम सर। प्रणाम, बताइए। सर, मैं अपने बारे में 2 मिनट बताना चाहता हूँ सर। मुझे ना पिछले हफ्ते दिन से हल्का हल्का सा सुस्ती सा लगता था, और पानी भी पी रहा था ना सर तो बड़े डकार आ रहे थे मुझको, उद्गार जैसे। जी। और उसके बाद सर फिर मुझे एक दिन फीवर आया, फिर पूरा मेरा गला बैठ गया, आवाज बैठ गया था। जी। तो आज सर 3rd डे कि मैं थोड़ा सा बोल पा रहा हूँ अभी। जी। लेकिन सर ना आज रात को क्या हुआ कि मैं जैसे अभी बैठा हूँ सर तो ठीक हूँ, और जैसे ही लेटूंगा ना तो मुझे खांसी कितने वेग आते हैं कि मैं आज रात भर नहीं सोया मैं। और क्या फीवर भी आ रहा है? फीवर आज नहीं है सर। और आप जहाँ रहते हैं छत्तीसगढ़ में, वहां पे गर्मी शुरू हो गई क्या? सर यहाँ पे तो हल्की गर्मी है आज। तो देखिए कफ विलयित होने लगा है, तो इसलिए खांसी उसी शुरू हो रहा है अभी। कफत ज्वर के सारे सिम्टम भी आने लगेंगे। जी जी सर, मैं कफ की चिकित्सा करिए, कफ की। चंद्रामृत रस लीजिए, कनकासव लीजिए, कफ केतु रस। हाँ सर, ये लेकिन ये समझ में नहीं आया मुझे कि मैं तो दिन भर सर आज ड्यूटी किया, उसके बाद फिर आप कुछ मत करिए, ये कफ का प्रकोप, कफ विलयित हो रहा है ना, सब कफ प्रकोपित होगा तो ऐसा होगा ही। ये नेचुरल फिनोमिना है। जी जी सर, लेकिन मैं जैसे ही लेट रहा हूँ सर, बैठा हूँ अभी भी सर, दिन भर मैं ड्यूटी किया, कल शाम को बैडमिंटन भी खेला, सब ठीक है। लेकिन जैसे ही सोया सर, मैं रात भर आज नहीं सो पाया। रात में फिर खांसते खांसते उल्टी भी किया, पूरा मेरे आज गले में दर्द हो गया। और सर अभी भी ना मैं उठ के बैठा ही हूँ, मैं सो नहीं पाया हूँ। आपके पास त्रिकटु चूर्ण है क्या? शुंठ मरीच के पी लीजिए। त्रिकटु मिल जाएगा सर? तो उसका काढ़ा बना के पी लीजिए, एकदम ठीक हो जाएंगे। जी जी। थोड़ा थोड़ा सिप बाय सिप पीजिएगा त्रिकटु का काढ़ा। जी जी ठीक सर, है। ये मुझे जैसे पानी पीने से भी जो डकारें आ रही हैं अभी सर। और लंघन करिए, क्योंकि आमाशय में आपके क्लेदा कफ बहुत ज्यादा जमा हो गया है। तो जी इसीलिए ये कफ का प्रकोप का काल शुरू हो ही रहे ना, तो ये नेचुरल फिनोमिना है। जी जी जी। हाँ, ठीक है। और एक डॉक्टर दीप्ति जी आई है बहुत दिन के बाद। दीप्ति जी, आपका स्वागत है। प्रणाम सर। आप कुछ बताइए, बहुत दिन के बाद आई हैं आप। हाँ जी सर। जी बताइए, आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा चल रहा है इसीलिए। जी जी सर। हाँ बताइए कुछ। हाँ, कुछ अच्छे हैं सक्सेस स्टोरी, पर मुझे 2 क्वेश्चंस पूछने थे। हाँ। एक ग्लोकोमा का पेशेंट था, हाँ। 1st डिग्री उनको है, जो भी प्रेशर है ऐसा बोला है। तो पेशेंट को ये है कि भाई इधर ही अभी वो ग्लाउकोमा का प्रोग्रेशन रोकना है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? कोई पंचकर्म कर सकते हैं क्या, ऐसा उनका मानना है। तो ग्लाउकोमा में मैंने विरेचन और रक्तमोक्षण तो बोल दिया है उनको, क्योंकि और नस पेशेंट से क्यों नहीं बोला आपने? पित्त से भी बोला है। बट पहले की पित्त प्रकृति के पेशेंट है, पित्त वात प्रकृति, और संप्राप्ति भी उनकी ऐसी ही बनती है। उनको हर महीने में ट्रैवलिंग बहुत करना पड़ता है काम के सिलसिले में। वो बिहार या पटना कुछ तो जाते हैं, यहाँ से मुंबई से बाय रोड ट्रेन से जाते हैं वगैरह। तो उसमें ट्रैवलिंग ज्यादा होती है, खाने पीने का दिक्कत आ जाता है, समय पे भी नहीं होता है और कुछ भी खाना पड़ता ही है उनको, और फिजिकल एक्सर्शन भी ज्यादा है, वात पित्त की संप्राप्ति है।
तो पंचकर्म के बाद शमन द्रव्य में क्या क्या देना चाहिए उनको? प्रेशर कम करने के लिए हम जो मूत्र द्रव्य देते हैं थोड़े से, वो मैंने स्टार्ट किया है फिलहाल, और पित्त शमन भी स्टार्ट किया है, क्योंकि सिम्टम उनको कुछ है नहीं है, बट आंखें मुझे जब मैंने देखा थोड़ा सा लाल वगैरह दिखी, थोड़ी सी स्ट्रेस दिखी, तो पित्त शमन मैंने स्टार्ट किया है। बट फिर भी वो, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है नहीं है और दिक्कत इतनी आ नहीं रही है, उनको स्पेक्ट्स है। क्यों, बाद में तो तकलीफ हो सकता है ना। आप क्या हाँ, हो करिए, सकती है। आप क्या करिए कि बृहत्वास्कादि कषाय और सप्तामृत लौ, इसका सेवन शुरू करिए। बृहत्वास्कादि कषाय के जितने घटक द्रव्य हैं वो तिक्त और कटु रसात्मक है, जी। तो वो पूरा क्लेद को निकाल देंगे ना, पूरा आंखों में जो पानी जमा। और विरेचन द्रव्य भी है उसमें। हाँ, उसमें दंती है, कितना बढ़िया है। हाँ, नेचुरली विरेचन भी करता है वो। हाँ, तो वो एकदम बेस्ट है, एकदम बेस्ट दवाई है, उससे पूरा वो ग्लूकोमा ठीक हो जाता है। और 3 से 6 त्रिफला महीने कल्प भी तक। मुझे डालना होगा इसमें। कौन सा? त्रिफला की कोई कल्प, त्रिफला गुगुल ऐसा कुछ भी डालना पड़ेगा। त्रिफला गुगुल डालिए, सूक्ष्म त्रिफला डालिए। हाँ। नेत्र और प्रचित- तर्पण भी कर सकते हैं इसमें। तर्पण अभी अगर ग्लूकोमा में है तो फिर तर्पण करेंगी क्या? पहले ये प्रेशर कम करिए ना। वो तर्पण ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं, लेकिन अभी पहले वो बाद में। हाँ। हाँ। और नस्य देना है तो हमें क्या अभी बृहन नस्य देना पड़ेगा कि शमन नस्य देना पड़ेगा शुरू में? शमन नस्य दे दीजिए। अणु तेल का ही देना पड़ेगा। अणु तेल का दीजिए, षड बिंदु तेल दीजिए। हाँ जी, ठीक है। और रक्त मोक्षण करेंगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, विरेचन रक्त मोक्षण तो मैंने पहले ही बोला था, पित्त प्रकृति के ही थे तो वो बोला ही है। हाँ, और विरेचन के लिए त्रिवितलेहम जैसे द्रव्य दीजिए। नहीं, मैं क्लासिकली कराऊंगी जी। और आप अभी आएंगी ना, हमें आपका सक्सेस स्टोरीज भी सीखना है, देखना है, जी सुनना है। जी जी, 2-3 बहुत अच्छे सक्सेस स्टोरीज है, मैं थोड़ा वेट कर रही हूँ। फर्टिलिटी में मुझे बहुत अच्छा सर 1 या 2 वीक्स में मुझे 2 पॉजिटिव पेशेंट्स मिले हैं प्रेगनेंसी के। उनका बस सोनोग्राफी होना बाकी है, एक बार हार्ट भी दिख जाए ना तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन पूरा मैं ये रख दूंगी केस प्रेजेंटेशन। जी 10 दिन को मुझे टाइम चाहिए। ठीक एक है। और मुझे एक केस के बारे में करना है डिस्कस। एक सर पॉट स्पाइन का केस है, स्पाइनल कॉर्ड का टीबी है उसको। हाँ हाँ यंग एज गर्ल है 28 इयर्स की। जी। उसको सारी सिम्टम्स, इतना सीवियर पेन वगैरह सब कुछ है। उसको क्या है, जो भी उसने एकेटी स्टार्ट किया है ना एलोपैथी का, उसकी वजह से उसका ग्रहण ही खराब हो गया है। मतलब 3-4 महीने के ऊपर हो गया है, तो उसका ग्रहण ही दिन में 6-7 बार वो मोशंस को जाती है। पूरा आम के मोशंस थे, जैसे नहीं पित्तज ग्रहणी के सिम्टम्स थे उसको, और अग्निमंद था, बिल्कुल भी भूख वगैरह नहीं लग रही थी। बट उनका क्या है कि टैबलेट लेना पड़ता है और वो गर्म पड़ता है, इसलिए वो खा लेते थे ऐसा चालू है। इसके लिए उनको मेडिसिन की वजह से ग्रहणी खराब, और उसके वजह से इतना वात बन रहा था, तो पेन उनका बढ़ते जा रहा है। मतलब एक किटी चालू है और 5-6 टाइप्स की पेन किलर चालू है, स्टेरॉइड्स लेके हो गया, क्योंकि बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही है। ग्रहणी अच्छा नहीं तो एक भी मेडिसिन उनको काम नहीं कर रहा है। तो मैंने उनको पहले तो लंघन ही बोला है, सब समझा दिया है कि कैसे कैसे काम करेगा, क्योंकि मुझे उनको बस्ती वगैरह प्लान करना था। बट उनमें आम इतना ज्यादा है ना सर कि मेडिसिन दिया है मैंने, अच्छा भी लगने लगा है, थोड़ा थोड़ा भूख बढ़ने लगा है उनका। और जो स्टिकी मोशंस था वो नॉर्मल मोशंस में, मतलब नॉर्मल निराम मोशंस में आ गए हैं। और कल से तो वो 6-7 बार जा रहे थे, तो अभी 3 ही बार गई है मोशंस के लिए। तो हमें अगर उसको जल्दी रिलीफ देना है, तो इससे आम अवस्था में हम पहले, एक्चुअली क्षय की संप्राप्ति है बट फिर भी बहुत आम है, तो हम एक वैतरण बस्ती दे सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं दे सकते हैं, वैतरण बस्ती से पूरा कोष्ठ की शुद्धि हो जाएगी ना। हाँ, क्योंकि बाकी हमें जो बृहण बस्ती देना है, तिक्तक्षीर सब देना है, बट उसके लिए उसका अग्नि ही अच्छा नहीं है, आम भी नहीं निकला है। तो एक वैतरण बस्ती दे के थोड़ा सा उसका आम कम करके बाद में फिर हम मात्रा बस्ती और फिर तिक्तक्षीर बस्ती पे जा सकते हैं ना। हाँ, पहले सबसे पहले ना शोधन और ये लंघन पाचन दीपन ये सब करते रहिए। हाँ, उसको प्रॉब्लम क्या था, उसको लंबर और थोरेसिक, लोअर थोरेसिक वर्टिब्रे और लंबर वर्टिब्रे इन्वॉल्व है, तो उसको सोने में बहुत दिक्कत है, मूवमेंट्स में बहुत दिक्कत है, इतना ज्यादा क्षय हो गया है वो, ऑस्टियोपोरोसिस बहुत, डिजनरेशन बहुत ज्यादा हो गया है, तो वो लेटने में भी उसको दिक्कत था। तो मैंने इनिशियली बस पत्रपोटली श्वेत और थोड़ा सा वेदन कर्म जैसे मुझे देख के मैंने थोड़ा सा किया अंदाजे से, उसको रिलीफ तो है। और वो बस्ती के लिए है, मुझे ये है कि वो लेटने में भी वो तैयार नहीं थी, बेल्ट के साथ वो थोड़ा सा चलती थी। बट अभी 5 दिन हुए, थोड़ा सा आम कम हो गया, तो अच्छे से चल रही है बिना बेल्ट की।
और सोने में भी अभी रेडी है, तो अभी मुझे उसको बस्ती स्टार्ट करना है। तो पहला वैतरण ही दूं कि 1-2 दिन और वेट करके डायरेक्ट मात्रा बस्ती शुरू करूं? थोड़ा आम स्टार्ट हो गया वैतरण कम। बस्ती ज्यादा अच्छा रहेगा। शोधन प्रक्रिया अच्छा हो जाने के बाद फिर आप बस्ती नॉर्मल दीजिए। बस्ती बाद में बोलो जी वरना बोल जी बताइए। मैं ये कहती थी कि मैडम अगर सीधे वैतरण दें तो वैतरण सीधे मतलब क्योंकि शात्मक संप्राप्ति है, पॉट स्पाइन है, ट्यूबरक्लोसिस है, नवीन जोशी सर भी जुड़े हुए हैं, सीधे हाँ। वैतरण की जगह अगर केवल गौमूत्र का चिंचा और गुड़ मतलब काफी ज्यादा वैसा हो जाएगा, तो थोड़ा सा गौमूत्र डाल दें और नीरू बस्ती। गोमूत्र डालना ही नहीं, हाँ मैं वही करने में गोमूत्र नहीं डालने वाली हूँ। सिर्फ चिंचा लवन, थोड़ा सा आम पाचन और थोड़ा सा दशमूल काढ़ा, ऐसा ही करूंगी पहले, क्योंकि गृहिणी में बहुत ज्यादा है। कला खराब है, उसमें गौमूत्र डालेंगे हाँ। तो फिर ज्यादा वो। दीप्ति मैम गुड मॉर्निंग। जी गुड जी मॉर्निंग सर। सभी को। हाँ जी मैम, पेशेंट की एज कितनी है? 28 इयर्स। 28 इयर्स। वैसे तो मैम जितनी भी ये ड्रग्स रहती है ना ATT, वो सब लिवर टॉक्सिक रहती है, जैसे रिफाम्पिसिन है, आइसोनाइजाइड है, पाइरेजिनामाइड है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं थोड़ा सा आपको वो इसमें ना तीनों ड्रग बंद कर दो, आइसोनाइजाइड, रिफाम्पिसिन और पाइरेजिनामाइड। और सुनो किया सर, बहुत समझाया, पेशेंट क्या अगर वो पेशेंट ना समझते ये लिवर टॉक्सिक मेडिसिन है, इसमें शोधन करो थोड़ा और लिवर पे वर्क करो। अगर आप उसका भूख बढ़ाओगे और उसका ग्रहणी पे काम करोगे तभी उसको ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होगा। अगर उसको ये दिमाग में डाल दो अगर आपको ये सिम्टम रहे तो आप और भी ज्यादा वर्ष हो जाओगे। तब ये फिर बाद में स्टार्ट कर लेना, जैसे उसका भूख बढ़ेगा ना ग्रहणी पे वर्क करके, और फिर आप धीरे धीरे एक एक करके ऐड कर लेना। जैसे पहले कॉम्बिटोल छोड़ दो, उसको कॉम्बिटोल रख लो, बाकी सब बंद कर दो। धीरे धीरे करके फिर पाइरेजिनामाइड ऐड करना, फिर रिफाम्पिसिन और फिर आइसोनाइजाइड। मतलब ऐसे करके करो तो ये सही रहेगा। नहीं अदरवाइज सबको ना अभी उसका SGOT SGPT डी रेंज मिलेगा, ये आपको आप चेक करवा कर देख लेना। हाँ, क्योंकि मतलब आप ग्रहणी खराब है तो कोई ओरल मेडिसिन चाहे एलोपैथी हो चाहे आयुर्वेदिक हो, इतना रिस्पॉन्स नहीं देती है, ग्रहणी उल्टा खराब है। जैसे हम ना इसमें है तो मेडिसिन का ही बन रहा है, ड्रग इंड्यूस्ड हिपेटोटॉक्सिसिटी है जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम आ रही है। तो हम उसका हेतु तो ये मेडिसिन का बंद करेंगे तभी बात बनेगी। जैसे हम खाने का हेतु होता है, कुछ और होता है। तो मैं सोचता हूँ मेरा अपने दिमाग से भाई ये मेडिसिन इस तरीके से बहुत समझाने की कोशिश की। चौथा दिन है सर मेरा काउंसलिंग करने का, 1-1 घंटा। मैम समझने के बाद वो उनको बोल के रखा है डॉक्टर ने कि एक दिन भी सोना नहीं चाहिए, पूरा 1 साल 1.5 साल का जो भी रेजिमेंट दिया है। मैम आप उसके दिमाग में ये घुसा दो, ये कंप्लीट नहीं है भी ये कोई 6 मंथ तक खानी है, ये जितने मंथ तक खानी है, ज्यादा भी खानी पड़ सकती है। पर जब तक दवाई मेडिसिन डाइजेस्ट नहीं होगी तब तक इलाज कैसे होगा। मैंने बाकी तो बंद करवाया, 3-4 टाइप के पेन किलर्स थी, विटामिन कैल्शियम था, B12 था, इनकी कोई जरूरत नहीं, उनका कोई रिस्पांस आ भी नहीं रहा, मैंने सब बंद करवा दी। विटामिन D वीकली है वो लेने को बोला है, वो भी जैसे वो तो एटलीस्ट कम करती है उसने, बट AKT कम करने के लिए तैयार नहीं है। वो भी मैम मैडम आपने उनका LFT करवाया है? उनका LFT करवाया मैडम आपने? मैडम आप उनका LFT सीरम क्रिएट यूरिया करवा दे उनको। जब वो उनका पैरामीटर्स हिला हुआ जैसे सर बता रहे हैं ना, ऐसे बहुत ज्यादा हेवी ड्रग्स रहती है ये। और बिलीव कीजिए उसको रिप्लेस करके हम जब आयुर्वेदिक अस्थि पोषक और AKT दे देते हैं ना और कोई पंचतिक्ता कुरुत, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बिकॉज डायरेक्टली भी बंद कराए तो भी, क्योंकि वैसे भी मैम ये आउटडेटेड है, आउट ऑफ इंडिया नहीं चलता है ये जो रिफाम्पिसिन और आइसोनाइजाइड जो हेवी ड्रग चलता है। लेकिन क्या है उसको वैसे समझेगा नहीं, जब उसको दिखेगा कि ये लिवर का पैरामीटर है SGPT SGOT मतलब लिवर फेलियर में जा रहा है, तब जाके बंद करेगा। और उसके बाद में जिंदगी भर हड्डी का ही पेशेंट बनेगा वो, क्योंकि बहुत ज्यादा अस्थि शोषिता डेवलप होती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी दिख रही है जो हमें स्पाइन का नेचुरल प्रेजेंटेशन रहता है ना जब पेशेंट बैठता है वगैरह, बिल्कुल वो बस नहीं वो काउंसिल होके नहीं हो रहा है ना, उसका ये करा के। और दूसरा चीज उसको बताया कि आगे चल के ये होने वाला है। बेटर वे है कि जब आप पूरी तरह से बेड रिडन हो जाओगे उसके बाद में अपनी जिंदगी का ये करोगे, उसकी बजाय आप अभी सुनिए। और दूसरा चीज ये है कि 4 हफ्ता मांग लीजिए उससे। 4 हफ्ते में अगर नहीं डिफरेंस नजर आता है, वैसे भी क्या एक दिन में थोड़ी उसको TB हुआ है, उसका काफी लॉन्ग टर्म ट्यूबरक्लिन टेस्ट वगैरह पॉजिटिव किया, तो उसको पहले क्रिएट यूरिया और LFT कराइएगा सर मैम। 10 दिन में ही बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। अगर 10 डेज भी इन्होंने मेडिसिन को थोड़ा सा टाइट्रेट करके दे दिया ना सर, वो जो ये रहता है ना, ड्रग्स बंद करने के बाद में भी सर विड्रॉल आता है, वीकनेस आता है इसको।
क्योंकि ड्रग्स बहुत है, 600 mg मतलब टोटल 1000 mg तक इसका पर डोज रहता है, और ये इट्स ज्यादा बनता है आउटडेटेड। मैम, ज्यादा हाँ बनता है। वही, आइसोनाइजेड 300 mg हो गया, कॉम्बिडेल 800 mg, बीडी होता है, पायरिजेनामाइड 1500 हो गया, रिफाम्पिसिन यस 450 mg हो यस। गया। इतना डबल करो इसका, देखो कितना बनता है। पॉट्स डिसीज में तो डिजनरेट करता है पूरा, जो भी हड्डी है वो गला देता है पूरा। मैम जब मेडिसिन ही बाहर निकल जाएगा वो सारा कुछ काम, तो उसका काम ही नहीं होगा मेडिसिन का, मरीज कुछ और ज्यादा काम नहीं खराब। हो रहा है, मेडिसिन से ग्रहणी खराब ना, एलोपैथी मेडिसिन काम कर रहे, काम ही नहीं कर रहा है एक्चुअली, बट वो पेशेंट समझते नहीं है। पूरा वो वर्ष हो खा जाएगा रही है, मैम। वॉशरूम जा रही है, तो 5 दिन में काफी ठीक है। वैसे तो उसने ओरल खाना शुरू तो कर दिया है, थोड़ा भूख बढ़ गई है। मैंने लोकली उसको बस पत्र पोटली स्वेद किया है और कुट्टम चुकेदी चूर्ण का लेपन किया है, थोड़ा सा वेदन किया है, तो काफी वो चलने में ठीक है। और उसको जो नींद नहीं आ रही थी वो 3 दिन में एटलीस्ट रात का नींद आना स्टार्ट हो गया है। उनको नींद का गोली भी चालू था 8 बजे से, क्योंकि पेन मैम किलर से आप भी फायदा आप नहीं हो आप रहा था, बहुत तो नींद के मेहनत लिए करेंगी गोली मैडम, चालू। आप बहुत मेहनत करेंगी, लेकिन ये एलोपैथिक रोज का ग्रहण डेवलप करेगा, रोज का हाँ। जो भी शरीर से पूरी तरह से बात प्रकोप करेगा। तो इसकी वजह से मतलब हम टेम्पररी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट उसको लगेगा, उसकी बजाय ये करा के उसको स्ट्रिक्टली बंद करा देंगे ना, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वैसे भी एकेटी काम नहीं करता है। मैंने तो इन 2 सालों में जितना भी टीबी का हिस्ट्री, और मेरे पास में ट्यूबल ब्लॉक की भी केस थी, बहुत गंदा साइड इफेक्ट होता है उसका, ईयर्स एंड ईयर्स साइड इफेक्ट रहता है उसका। दीप्ति उनको मैम ऐसा थोड़ा बोला सा, है कि फिर ये मेडिसिन नहीं लेंगे ना तो वो स्प्रेड हो जाएगा मैम आगे थोड़ा में सा भी। एक बार वो कर, उसमें थोड़ा सा ये करके देख लो, कामदूदा रस, सोचसेकर, परवाल पिष्टी और मोती पिष्टी, ये ऐड कर लो, उससे थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा उसको। हाँ हाँ दीप्ति मैम, जी मैम। वो आपका जो मेन क्वेश्चन वही था ना बस्ती वाला, अभी तो आप बाकी तो ये अच्छा पढ़ाई कर ही रही हैं। तो मैं ये कह रही थी कि आप शुरू में मतलब सीधे वेतरन ना देखे, मतलब इवन आप वल्त्रकादि, पुनर्नवाष्टक और एरंडमूल, गिलोय, इसकी आप निरू बस्ती बना लीजिए। अभी गुड़ चिंचा और इवन ये गौमूत्र में से कोई भी मत दीजिए। अब ये सिंपल निरू बस्ती दे देंगे आप 2-3 दिन, तो आम की जो संचिति दूर होगी, फिर उसके बाद आप अपना प्लान कर लीजिएगा। क्योंकि पॉट स्पाइन का है, एपीटी ले रहा है, ग्रहणी इतनी दुष्ट है, तो निरू भी 2 दिन शुरू में देके फिर आप अपना जो बस्ती प्लान करें वो दे दीजिएगा। क्योंकि हाँ, पिछले निरीहो देखिए, नहीं, तो फिर लेकिन जब मेरे आम को एक रहता है ना क्वेश्चन है बाहर। कि गोमूत्र वाला अगर दिया तो क्या प्रॉब्लम है? वो गोमूत्र क्षार होता है, वो क्लींजिंग नहीं करेगा क्या? क्या प्रॉब्लम क्या है उससे? ये जैसे मतलब इतना ज्यादा इनकी मतलब ग्रहणी पहले पित्त का संप्राप्ति है क्या? पित्त बढ़ा हुआ है क्या? नहीं, पित्त का नहीं है संप्राप्ति। तो फिर 1 या 2 दिन वेतरण वस्ती देने से तो वो साफ हो जाएगा ना। क्षार यादो क्लेदेति पश्चात विशोषयति, पूरा क्लींजिंग कर देगा वो। मैडम बता रही थी ना वैद्य जी की पित्त प्रकृति है उसकी पेशेंट की, लेकिन और पित्त बढ़ा हुआ है वो क्या? तो तो ये मेडिसिन की वजह मेडिसिन से ले पित्त रही नहीं है होने के वो भी चांसेस आए हैं। हेपेटोटॉक्सिक, तो लिवर भी मतलब उनका अच्छे से काम नहीं लेकिन कर रहा। गोमूत्र और एब्जॉर्ब तो न रहा, वो तो साफ कर रहा है, शोधन करेगा ना वो तो। वो पूरे पक्वाशय के साफ कर देगा, तो पेशेंट को रिलीफ ज्यादा मिल जाएगा। गोमूत्र भी बहुत थोड़ी मात्रा में अगर डालेंगी बस, लेकिन गुड़ चिंचा भी तो और हम ज्यादा। थोड़ा ही डालते हैं गोमूत्र, 1 लीटर तो डालते हैं, 100 ml तो डालते हैं। 100 ml वो, 50 ml चिंचा का पानी तो और भी 50 जरूरत ml नहीं गुड़। है जी, मुझे लगता है 30-40 ml बहुत होगा। नहीं, लेकिन आप उसकी कर प्रॉब्लम क्या है? लीजिए। हम देंगे बस्ती और बस्ती निकल जाएगा, साफ हो जाएगा, केवल साफ करने के लिए। जैसे साबुन का पानी होता है, वो साफ करने के पर्पज से यूज करें, उसी तरह गोमूत्र केवल क्लींजिंग करेगा, एब्जॉर्ब तो ना होगा। क्योंकि वेतरन लेखनीय बस्ती में भी आती है ना वैद्य जी, तुम देख हम लीजिए। ज्यादा दिन नहीं देंगे, हम नहीं, एक एक ही दिन। मैं बस आम पाचन करने के लिए कि एक ही अगर दिन देंगे ना तो शायद वो नहीं क्षय करेंगे। वैसे पोस्ट अगर जो साफ हो जाएगा 5-6 पूरा। देते हैं ना वो करेगी। तो मुझे बस आम पाचन हेतु के लिए मुझे करना है, ताकि उसको मैं जल्दी बाकी का बस्ती स्टार्ट करूँ ना, क्योंकि ओरल मेडिसिन रिस्पॉन्स कम कर रही है ग्रहणी की वजह से। तो जैसे आम कम हो जाएगा और मैं बस्ती स्टार्ट करूंगी तो उसको पेन में राहत मिलने लगेगा, तो पेशेंट थोड़ा सेटिस्फाइड हो जाएगी। और हेलो एक दीप्ति मैम। विन्यासा मैम का, हाँ ये सुनना है इनका जी। मैम नवजीवन रस ऐड करो मैम, इसमें बोध ग्रहणी और पेन और विषम कवटी ऐसे ऐड करो, नवजीवन रस जरूर ऐड करो मैम। हाँ जी। नवजीवन विन्यासा रस मैम, यस हाँ सर। विन्यासा मैम, बिल चूर्ण चूर्ण बस्ती है यस मैम, यू विश्वनाथ कैन यू गिव वन चूर्ण बस्ती फॉर दिस दशमूल काढ़ा से ही दे दो मैम, दशमूल काढ़ा और वैश्वानर चूर्ण, और 1 स्पून 10 ml 10 ml क्या टाइल मिला के
कोटम चुका तेल और कोटम तेल, हाँ वो मिला के 1-2 ही दे दो मैम, ज्यादा नहीं। वात प्रकोप पहले से हुआ है, मैं तो ज्यादा दिया तो यस यस यू गो फॉर दैट एंड फर्स्ट गो फॉर इंटरनल मेडिसिन। पहले पेन कम करो। वो डिपेंड किया है पर्सन मैंने बस सिर्फ उसको ग्रहणी पे काम किया है, तो उससे उसको राहत मिला है, उसको नींद आने में हेल्प हो गया है ना है। यस मैम, और गुड गुड। थोड़ा सा फ्रेश फील कर रही है। और मैंने कोट्टम चुक्कादी चूर्ण ओरली भी दिया है उसको यस, खाने के लिए। कोटम चुक्कादी वैश्वानर चूर्ण दे दो मैम। कोटम चुक्कादी चूर्ण उसमें है शुंठी, कोट्टम चुक्कादी में शुंठी भी है। Yeah, ma'am, I know. Shunti is there, I know. But even then, it is more than okay. ग्रानी रुष्टि ज्यादा है ना, इसलिए वो एक्ट कर रहे हैं। वैश्वानरा बहुत अच्छा होगा इसमें। और नवजीवन रस याद करो मैम, नवजीवन रस। और अभी सर पवन सर बोला है ना, प्रबल सुतशेखर कामोदोग और विषमुष्टि। इसमें एक पुड़िया बनाकर विषमुष्टिवती भी ऐड करो इसमें। एक पुड़ी बनाकर पहले पेन, कंप्लीट पेन रिलीफ दे दो, उसके बाद ब्रूमन जाएगा। Like you go for that. Navajivan Ras acts on both Grahini also, and even in both, it acts in both, sir, ma'am. Okay. Okay, ma'am. Okay. एक साउथ की विन्यासा मैम और एक मुंबई की दीप्ति मैम, दोनों इतने टैलेंटेड है ना कि क्या बताएं। थोड़ा हम ब्रेक ले ले क्या, क्योंकि अष्टांग हृदय का क्लास होगा अभी। जी भाई जी, ब्रेक ले लेते हैं। जी प्रणाम सभी लोगों को।